जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं हमारे इम्पॉर्टेंट गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। चूंकि गंगा नदी की सहायक नदियां पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरी नहीं की थी, तो आज हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कभी भी नदियों की क्लास इतनी डिटेल में नहीं देखी होगी। जिन लोगों ने ये क्लास अटेंड करनी है, आप सभी से निवेदन यह है कि पहले जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं रिवर सिस्टम की, उनको अटेंड कर लीजिए। उनको अटेंड करने के बाद इसको अटेंड करेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, जितने लोग ये कहें कि ये सीजीएल की क्लास है, एमटीएस की क्लास है, जीडी की क्लास है, सिलेक्शन पोस्ट की क्लास है, या रेलवे की क्लास है, या एनवीएस की क्लास है, आप सबको लिख दीजिएगा कि हाँ उसी की क्लास है, क्योंकि रिवर सिस्टम सब में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी लोग हमारे बिहाफ पर उनको रिप्लाई करते रहिएगा। आगे बढ़े तो चलिए दोस्तों, हमने गंगा नदी के बारे में चर्चा की थी और आप सभी को याद है कि गंगा नदी के हम लोगों ने दाई सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। यमुना की सहायक, यमुना की सिंध, बेतवा, केन, चंबल, इनके बारे में पढ़ा हमने। सोन नदी के बारे में पढ़ा, तमसा नदी के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हमने ऊपर से आने वाली नदियों के बारे में नहीं पढ़ा है। तो चलिए फिर ऊपर से आने वाली जो नदियों की लिस्ट है, उन नदियों की लिस्ट पर हमारा फोकस होने वाला है आज के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अगर इस मैप को देखें आप, तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का विंध्याचल और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, नेपाल के बॉर्डर वाला पूरा उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, ये गंगा नदी का बेसिन है। अब गंगा नदी में जो ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, चूंकि गंगा नदी के बहने की दिशा ये है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो अगर गंगा नदी की बहने की दिशा दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो जो ऊपर से आएंगी वो लेफ्ट बैंक, और नीचे से जो जाएंगी साउथ से मिलने, वो राइट बैंक। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चा के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, और वो क्विक रिवीजन देखते हुए सब कुछ समझ लेते हैं। 3 मुख्य नदियां, अगर आप गंगा नदी के पथ को देखोगे तो ये गंगा नदी का पथ है, और इस तरह से गंगा नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी की दूसरी ब्रांच है जो चली जाती है यहां पद्मा के नाम से। गंगा नदी की सहायक में जो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की चर्चा की थी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब गंगा की दाई सहायक नदी, गंगा की दाई सहायक नदियां। इनमें से पहली नदी जिसके बारे में हम लोगों ने खूब विस्तार से चर्चा की, वो है यमुना। अच्छा देखिए, यमुना में सबसे ज्यादा पानी ला करके कौन जुड़ती है? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक है टोंस नदी, और यमुना की सबसे लंबी सहायक है चंबल नदी। तो यह भी याद रखिएगा, यमुना की सहायक में टोंस बड़ी सहायक और चंबल लंबी सहायक। क्लियर हुआ? एंड देखो, उसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो टोंस रिवर के बारे में और दूसरा चंबल के बारे में। चंबल लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि सबसे लंबी, और टोंस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। यमुना नदी पर हथनी कुंड डैम के बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरी जो सहायक नदी है, उसकी हमने एक डिस्कशन के दौरान ये चर्चा की थी कि इसे तमसा भी कहा जाता है, और ये विंध्य से ही निकलती है, इसे टमस भी कह दिया जाता है। तो विंध्य से निकलने वाली ये जो तमसा या टमस नदी है, ये टमस नदी निकलती है विंध्य के सतना, जहां मेरा होम टाउन है, वहीं से लगभग ये निकलती है, और फिर ये आगे की तरफ बहते हुए जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। वो भी गंगा नदी में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब इलाहाबाद और मिर्जापुर के पास जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये तमसा के बारे में इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको डिटेल में याद नहीं रखना। पर हाँ, 3 चूंकि मुख्य हैं, इसलिए 3 के बारे में डिस्कशन आ जाता है। अच्छा, तीसरी इसकी जो सहायक नदी है, तीसरी सहायक नदी जिसका नाम है सोन, सोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो यमुना हो गई, तमसा हो गई और सोन हो गई।
तमसा के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना बता दिया उतना डिटेल आप अपनी कॉपी पर हमारे साथ ही लिखे रहा करिए। जो भी हम आपसे बोला करें कि ये लिख लीजिए, तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम हर चीज नहीं लिख के बता सकते। आपको कुछ चीजें अपने से नोट डाउन करनी पड़ेंगी दोस्त। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है या रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है जहां पे हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। हमको जितना फैक्ट याद आता जाएगा हम सब बताते जाएंगे, पर हम सब लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखने के लिए आप हो यार, हम थोड़ी हैं, हम तो बताने के लिए है ना। तो आगे बढ़े। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सबसे जो हमने गंगा नदी की बात की थी, उसी गंगा नदी की बात पर अब हमने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए यमुना के बारे में तो हम पढ़ चुके। ये देखिए, ये तंत्र हमने समझा था। अब इस तंत्र में विशेष बात यह है कि आप देखिए बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिल रही हैं। अब सबसे पहले ये आप देखो, एक छोटी सी नदी है यहां जो आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश के बरेली के पास। यूपी के बरेली के पास आकर के जो ये नदी मिल रही है ना, इसका नाम है रामगंगा। और सबसे पहले रामगंगा के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए। रामगंगा कैसी नदी है, कहां बहती है और कितने एरिया में उसका फैलाव है। ज्यादा वैसे कुछ रामगंगा के बारे में नहीं पूछा जाता, पर एक फैक्ट जो है रामगंगा का वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में पहला नेशनल पार्क बनाया गया था, हैली नेशनल पार्क। आज उसको आप लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हो। ये हैली नेशनल पार्क 1936 में जिस जगह पर बनाया गया वो उत्तराखंड का रामनगर नाम का एक क्षेत्र है। और ये रामनगर जो एरिया है वहां से ये रामगंगा नदी बहती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहते हुए आती है ये। इसी रामगंगा नदी के नाम पर जिम कॉर्बेट का नाम बदल दिया गया है अब, और जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो चुका है, अब उसका नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड की सरकार ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। अपनी कॉपी पर लिखते रहा करिए इस तरह के फैक्ट जो मैं बोल देता हूं अपने मुंह से। बार बार लिख नहीं रहा हूं सब कुछ, पर आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, मिस मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, उसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि रामगंगा नदी के किनारे पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जैसे महत्वपूर्ण शहर हैं। और बरेली के पास, बरेली और कन्नौज के बीच में यह रामगंगा नदी जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में। तो रामगंगा और गंगा आपस में मिल गई। अब उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, अगर आप इस रामगंगा नदी को यहां से देखें उत्तराखंड के, और फिर ये देखिए ये कुमाऊं क्षेत्र में बहते हुए आकर के बरेली के पास तो मिल गई गंगा में। अब उसके बाद देखो यहां एक छोटा सा जनपद है उत्तर प्रदेश का, और जो ये मैं दूसरी नदी बना रहा हूं ना, इस दूसरी नदी का नाम है गोमती नदी। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है जो हम लोग यहां पर जानना चाहते हैं। गोमती का नाम हमने लिखा है, बिल्कुल अच्छा किया है जो हमने लिख लिया है। सबसे पहले उत्तराखंड के कुमाऊं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की बाईं सहायक, गंगा की बाईं सहायक नदियां भी लिख देता हूं, वरना आप कहोगे कौन ही है ये सहायक। तो बाईं सहायक नदियां। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो है रामगंगा, ठीक है। राम गंगा नदी।
रामगंगा नदी का उद्गम कहां से है? तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका उद्गम, उद्गम का मतलब होता है इसका ओरिजिन। तो जिस जगह से इसका ओरिजिन है वो है कुमाऊं रेंज, इसका मतलब कुमाऊं पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र। और दूसरा इसका जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा भी याद रखिएगा कि ये जो महत्वपूर्ण रेंज है रामगंगा नदी वाली, ये रामगंगा नदी वाली महत्वपूर्ण रेंज में मुरादाबाद, मुरादाबाद एंड बरेली। अगर आप लोग जानते हो बरेली शहर के बारे में, वो जो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप लोगों ने गाना सुना है ना, वो झुमका गिरा बरेली के बाजार में इसी बरेली के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मुरादाबाद, मुरादाबाद व बरेली शहर। और फिर उसके बाद ये नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा के बारे में ये खास बात है। और दूसरा मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग कल को झगड़ा ना करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क इसी नदी के नाम पर किया गया है, रामगंगा कर दिया गया है। ये लो, ये बात खत्म हो गई, ठीक है। तो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट हमारे पास बड़ी ही सिंपली आ जाता है कि भाई हमारे पास दूसरी नदी है जिसका नाम है गोमती। और ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी बेहद महत्वपूर्ण है। गोमती क्यों महत्वपूर्ण है वह भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग गोमती के ऊपर चलें, गोमती से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ, ये गोमती नदी पर ही शहर हैं। लंबाई आप लोग निकाल लीजिएगा। आज आप लोगों का होमवर्क, मतलब मेरा रिवर सिस्टम में होमवर्क यही रहता है कि आप इसकी लंबाई निकालें। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या है, गाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है, तो ये लिख भी दिया है मैंने, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर जैसे शहर ये गोमती नदी के तट पर है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पैदा होती है? एक नाम की, गोमती नाम की अन्य नदियां, और ये जो गोमती नाम की है ना, अनदर रिवर नेम्ड गोमती, और वो कहां कहां है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम गोमती है, वो त्रिपुरा में बहती है। छोटी नदी है पर है, त्रिपुरा में भी एक गोमती नाम की नदी है, और इसका उत्तर प्रदेश वाली गोमती से कोई लेना देना नहीं। ये गोमती यूपी वाली है, वो गोमती त्रिपुरा वाली है। वही बात हो गई कि जैसे नवदीप नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश में भी पाया गया, मैं, और नवदीप नाम का व्यक्ति पंजाब में भी पाया जाए। अब पंजाब वाले नवदीप का मध्य प्रदेश वाले नवदीप से क्या लेना देना, सिर्फ नाम सेम है, बाकी इंसान अलग अलग है। वैसे ही होता है ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखिए, गोमती नाम की अन्य नदियों में से एक और नदी है जिसके किनारे पर द्वारका, और द्वारका कौन सी जगह है अगर आपको नहीं पता तो ये बात याद रख लीजिएगा कि द्वारका एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने शासन किया है, ऐसा हिंदू पौराणिक कथाएं कहते हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में ये याद रखिएगा। और तीसरा, द्वारका मतलब इसी के किनारे पर है। और तीसरा, गोमती नदी बहती है मेवाड़ में भी, मेवाड़, और मेवाड़ कहां है? तो ये राजस्थान में है। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, मेवाड़ का जो हिस्सा है वहां पे राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले में ये जो गोमती नदी बहती है, इस गोमती नदी में एक बार बाढ़ आई हुई थी, और उदयपुर के जो राजा थे, यानी मेवाड़ के राजा, उनका नाम था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह अपनी ससुराल जाना चाहते थे, गोमती नदी में बाढ़ की वजह से वो ससुराल नहीं जा पाए, गोमती नदी ने उन्हें रोक दिया। तो बाद में महाराणा राज सिंह को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गोमती नदी को ही रोक के गोमती नदी पे एक बांध बना दिया और एक झील बन गई, और उस झील को कहते हैं राजसमंद झील। तो आज भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में राजसमंद नाम की जो झील है वो गोमती नदी को रोक करके ही बनाई गई झील है। तो मैं यहाँ मेवाड़ की जब बात करता हूँ
तो यहां पर आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट छोड़ देता हूं, राजसमंद लेक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आपको याद रहेगा कि राजसमंद झील के बारे में सर ने कहानी सुनाई थी। कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानी जा सकती। तो ये तो हुई सबसे पहले रामगंगा और दूसरी हुई गोमती। अब तीसरी है घाघरा। अब देखो, अब घाघरा के बारे में एक बात बताऊं आपको, घाघरा को एक बार आशुतोष सर ने घग्घर कह दिया था। वो इसलिए कहा था घग्घर क्योंकि वो जब शायद हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हिस्ट्री में उन्होंने घाघरा का युद्ध बताया होगा जो बाबर और संयुक्त रूप से अफगानी सेनाओं के बीच हुआ था, घाघरा नदी के तट पे हुआ था। तो आशुतोष सर ने मजाक में उसको घग्घर कह दिया था, और वो मजाक में ही कहा था। दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी का नाम ही घाघरा है। आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं इसकी। बाद में चूंकि मैंने उनसे क्लैरिफाई किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मजाक में कहा था। तो आप उनके मजाक वाली बात को सीरियस मत लीजिएगा, घाघरा ही है। क्योंकि घाघरा का युद्ध सुनने में थोड़ा गलत लगता है ना, इसलिए आशुतोष सर ने मजाक में उसे घग्घर का युद्ध कह दिया। और वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है आप लोग है ना। तो वो घग्घर का युद्ध नहीं है, वो है घाघरा का ही युद्ध। पर घाघरा का युद्ध सुनने में अच्छा नहीं लगता। घाघरा पहनने वाली भी चीज होती है ना, और घाघरा का युद्ध जब कहते हैं तो उसे लोग कई बार सेक्सुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरा मतलब समझ पा रहे होगे ना, घाघरा का युद्ध अगर कहना है तो गलत थोड़ा लोग मतलब निकालते हैं उसका। तो मेरे ख्याल से आप उसको समझ सकते हो, है ना। तो वो घाघरा का युद्ध ही है, वो घग्घर का युद्ध नहीं है। उन्होंने जिस सेंस में कहा वो सेंस समझने की कोशिश कीजिए। उनका कहना अपनी जगह सही है, मेरा ये बताना सही है, क्योंकि घाघरा नदी है, घग्घर नदी कोई और है। मैंने आपको एक नदी बताई थी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब और हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान के मारवाड़ से बहती है, रेगिस्तान से होते हुए, वो हकरा घग्घर नदी है। तो घग्घर नदी अलग है डियर, और घाघरा नदी अलग है। घाघरा गंगा की सहायक है, घग्घर सरस्वती नदी है जो ऋग्वेद में लिखी हुई है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, है ना। बिल्कुल। तो घग्घर और घाघरा दो अलग अलग नदियां हैं, दोनों को बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। घाघरा अभी बहती है, घग्घर अब नहीं बहती, घग्घर अब सूख चुकी है। अंतरदेशीय नदी कहते हैं उसको, इनलैंड रिवर। अब घाघरा नदी के बारे में ना कुछ कुछ कहानियां। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर और नेपाल के मपसा तुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती और शारदा। बिहार के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो छपरा भोजपुरिया एरिया है, आरा, पटना, छपरा, है ना, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भोजपुरी भाषा का अच्छा खासा प्रभाव है। तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और एक बात और, घाघरा नदी के बारे में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहां पर जैसे अयोध्या और फैजाबाद दोनों नाम लिखे हुए हैं ना, तो अब ये नाम एक ही हो चुका है। ये पहले मैंने अयोध्या और फैजाबाद इसलिए लिखा था क्योंकि जो फैजाबाद जिला था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैजाबाद का नाम चेंज करके उसका अयोध्या नाम कर दिया। और जो अयोध्या जगह, छोटी सी जगह हुआ करती थी ना, उस जगह पर वो सिटी का एरिया, जो शहर का एरिया है, उस जगह पे भगवान राम का टेम्पल बना हुआ है और अभी हाल ही में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। तो अयोध्या या फैजाबाद ये दोनों एक ही जगह हैं, पुराना नाम है फैजाबाद। तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहां पर ये देखिए, मैं ये फैजाबाद को कर देता हूं ब्रैकेट में। क्लियर है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक। अब दूसरी बात जो यहां पे महत्वपूर्ण है वो थोड़ा सा याद रखनी है आपको। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी पानी बहुत ज्यादा लेकर आती है। नेपाल का पूरा पानी आता है इस पे। लेकिन नेपाल में घाघरा नदी को अलग नाम से जाना जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कौन सी नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है ना। तो नेपाल में जिसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है, वो कर्णाली रिवर कोई और नहीं बल्कि यही घाघरा रिवर ही है। पूछा गया है एग्जामिनेशन में। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है हमारे पास कि घाघरा नदी को अयोध्या में क्या किसी और नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये घाघरा ही है जिसको सरयू के नाम से जाना जाता है। तो इसे अयोध्या में सरयू कहते हैं।
और इसी के किनारे पर है अयोध्या। अब यहां जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, आप में से कोई अयोध्या का अगर होगा तो वो ये समझ पाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये अयोध्या शहर है, ये जैसे भगवान राम का टेम्पल है, हनुमानगढ़ी टेम्पल है। चूंकि अयोध्या तीर्थ है, भगवान राम का मंदिर वहां पे है, और हिंदू लोग जो होते हैं, हिंदू लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्व की एक जगह है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये अयोध्या है और इसके किनारे से यूं बहते हुए आ रही है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी है, एक छोटा सा नाला है जो जा करके इसमें मिलता है अयोध्या के किनारे ही। कई लोग इस छोटे वाले नाला को सरयू कहते हैं, है ना। कई लोग इस छोटे वाले नाला को सरयू कह देते हैं कि यार ये सरयू ये है छोटा वाला नाला और ये घाघरा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यही घाघरा है, यही सरयू है। क्लियर है ना। तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, इतना बवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप अपना सिर खपाएं। करनाली नाम है घाघरा का नेपाल के अंदर, सरयू नाम है इसका अयोध्या के अंदर। अयोध्या में चूंकि पौराणिक कथाओं से इसका महत्व है तो इसको सरयू कहते हैं। ये वैसी ही बात हो गई जैसे झेलम को हम वितस्ता भी तो कहते हैं। अब अगर ऋग्वैदिक काल होता तो झेलम को वितस्ता कह रहे होते, ऋग्वैदिक काल नहीं है। ग्रीक लोग आए तो ग्रीक लोगों को ना झेलम समझ में आया न वितस्ता समझ में आया, तो ग्रीक लोगों ने उसी नदी का नाम रख दिया हाइडेस्पीज। और जब युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं के बीच, तो उस युद्ध को जब यूनानी लोगों ने इतिहास में लिखा तो उसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीज लिख दिया। अब लोग कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध, सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है। फिर लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं, हाइडेस्पीज झेलम का नाम है, तो आप चाहे उसे झेलम नदी का युद्ध कहिए, आप चाहे उसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहिए, और आप चाहे उसे वितस्ता का युद्ध कहिए, बात एक ही है क्योंकि तीनों नदियां एक ही हैं। क्लियर हुआ ना सभी को। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप लोग समझ गए हो। देखो बाबू, ध्यान से समझना, ये अयोध्या है, ये अयोध्या इसी घाघरा नदी के तट पर है। राप्ती और शारदा, राप्ती और शारदा दोनों घाघरा की सहायक हैं, और घाघरा छपरा के पास जाकर के यानी पटना से थोड़ा आगे जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। फिर उसके बाद है गंडक। अब आइए देखना, जो अगली नदी है उसका नाम है गंडक। ये नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है, 814 किलोमीटर लंबी नदी। नेपाल में इसको कहते हैं शालिग्रामी, और नेपाल में इसके दो नाम है भैया गंडक नदी के। एक तो इसे नेपाल में जाना जाता है शालिग्रामी के नाम से, शालिग्रामी नदी, और दूसरा जो इसका नाम है वो दूसरा नाम भी इसके लिए लिया जाता है। गंडक नदी का दूसरा नाम नेपाल के अंदर है नारायणी नदी। तो एक तो इसका नाम है शालिग्रामी नेपाल में, और दूसरा इसका नाम है शालिग्रामी रिवर, और दूसरा इसका नाम है नारायणी रिवर। अब सोचिए, अब आके खैर इसकी जो बाकी कहानी है वो यही है कि पटना के पास जाकर के ये मिल जाती है गंगा नदी में। तो कुल मिला के बात वही है, पटना से मतलब थोड़ा आगे जाकर के मिल जाती है। तो वही पटना का जो पटना से छपरा तक का बीच वाला हिस्सा है, उसी हिस्से में जाकर के घाघरा नदी और गंडक नदी दोनों मिल जाती हैं हमारी गंगा नदी में। गंडक भी काफी लंबी है और ये भी बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है, पर चूंकि इसकी सहायक नदियां उतनी बड़ी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बड़ी घाघरा की सहायक है, शारदा और राप्ती। ये शारदा और राप्ती की वजह से ज्यादा पानी आता है घाघरा में। और देखो दोस्तों, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होंगी उनमें पानी हमेशा रहता है, बल्कि आप साउथ की नदियां देखोगे तो वो धीरे धीरे सूख रही हैं। कावेरी नदी में कितना कम पानी हो गया है, पहले खूब पानी होता था। अब लोग इस बात के बारे में भी सोचने लगे हैं कि नदियां बचाई जानी चाहिए, नदियों में पानी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप भले मेरी क्लास देखते हो, आप मुझे पसंद करो ना पसंद करो, कई बार आप लगता है कि ये व्यक्ति जो है उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, कई वक्त आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है, पर मेरी एक बात जरूर मान लेना, एक दोस्त होने के नाते, एक फैकल्टी होने के नाते, या एक टीचर होने के नाते अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाइएगा। यही वो पेड़ हैं जिनके हिस्से की ऑक्सीजन आपको सूंघनी है। आप इस दुनिया को भी अपनी तरफ से कुछ दें। आप इस दुनिया का कर्ज लगते हैं अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, और
और ज्यादा कर्ज तब बढ़ जाता है जब भारत की भूमि में पैदा हुए। तो ये जो हमारा देश है, इतना खूबसूरत देश है, आप सभी लोगों को अपनी मातृभूमि को कुछ लौटाना भी चाहिए। और जो भी आप अपनी मातृभूमि को लौटाना चाहते हैं, उस लौटाने में सबसे बड़ा योगदान है पेड़ लगाने का। तो आप जरूर पेड़ लगाइए, किसी दूसरे के प्लॉट में मत लगा दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि गमले में लगाइए या अपने घर में कहीं जगह हो। जो लोग गांव में रहते हैं आप में से, वो लोग गांव में तो सरकारी जमीन पे भी पेड़ लगा सकते हैं और अपनी जमीन पे भी पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के पीछे पेड़ लगा सकते हैं, पर प्लीज पेड़ लगाइएगा। बात मानोगे ना मेरी? ठीक है, चलो। नितेश इसी की बस छोटी सी सहायक है जिसको बूढ़ी गंडक कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए दोस्तों, हम लोग अगली जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है कोसी नदी। कोसी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोसी नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो नेपाल की सप्तकोशी है, नेपाल की सप्तकोशी, ये जो नेपाल की सप्तकोशी रिवर है, ये भारत में तो कोसी है ही, और इस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। देखो इसके साथ दिक्कत क्या है ना, कि ये नदी जब नीचे की तरफ आती है तो देखिए, माउंट एवरेस्ट के पास एक चोटी है जिसका नाम है गोसाईथन, और माउंट एवरेस्ट के बगल से होते हुए आती है। और बाकी नदियों को देखो तो बाकी नदियां फिर भी घूमते फिरते ऐसे लटकते वटकते आ रही हैं गंगा में मिलने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई नदी जब ऐसे बहते हुए आती है तो उसका पानी अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट होता है। इस नदी को देखो, ये नदी सीधे सीधे आकर के गंगा में मिलती है, लाइक दिस। देख रहे हो ना आप? और ये जो सीधे सीधे गंगा में आकर के मिलती है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसके मामले में। गड़बड़ ये है कि आसपास के जो गांव होते हैं उन गांव में बाढ़ लेकर के आती है। अब लोगों का क्या है कि लोगों को लगता है कि नदी के पास वाले एरिया में खेती बाड़ी कर सकते हैं क्योंकि वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ होती है। लेकिन बाढ़ के समय पर लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस नदी के आसपास वाले हिस्से में बाढ़ आती है। और देखिए, मैं ये कहता हूं कि इस समय पर गरीबी है देश में, बेरोजगारी है देश में, लोग चाहते हैं कि खेती बाड़ी करें, लेकिन दोस्तों जान देकर के कौन सी खेती होती है ना? तो कम से कम जुलाई अगस्त के महीने में, जो जून जुलाई का महीना होता है, आपके भी अगर जान पहचान के लोग यहाँ रहते हो तो उनको कहिए कि कम से कम कोसी नदी से कम किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर ही रहें। और वैसे भी बिहार के साथ दिक्कत है ना, ये बिहार में देखो नदी कहीं भी बह रही है, मान लो यहाँ यहाँ अब राजस्थान में भी पानी बरस रहा है तो भी इसका पानी जा कहाँ रहा है? बिहार में। है ना? तो बिहार के जो एरिया की हम बात करते हैं, बिहार के साथ दिक्कत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी बरसे ना, और बाढ़ है यहाँ की चंबल नदी में, तो चंबल नदी पूरा पानी लेकर के कहाँ पहुंचा रही है? बिहार में। नेपाल में पानी बरस रहा है, उत्तराखंड में पानी बरस रहा है, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में पानी बरस रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में पानी बरस रहा है, लेकिन बाढ़ हमेशा बिहार में आएगी। क्यों बिहार में आएगी? क्योंकि सारी की सारी नदियां वहीं पहुंच रही हैं। ये बिहार के साथ दिक्कत भी है और बिहार के साथ अच्छाई भी है, इसीलिए बिहार की जमीन सबसे उपजाऊ जमीन है ना? तो नदियां सारी देखिए, जो सभी नदियां जुड़ी हैं वो सभी नदियां कहां जुड़ी? सभी नदियां जाके जुड़ी अंततः गंगा नदी में, और गंगा नदी में सारी नदियां लगभग बिहार पहुंचते पहुंचते जुड़ चुकी होती हैं। तो इसलिए बिहार में थोड़ा बाढ़ बाढ़ आती है। अब जैसे कोई आपसे कहे कि ये बताइए एमपी में बाढ़ क्यों नहीं आती, तो एमपी ऊंचा है ना, पठारों पे है। अब पर्वतों पे बाढ़ थोड़ी आती है। बाढ़ अगर आनी है तो बाढ़ आएगी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मैदान है, बाढ़ पर्वतों पे थोड़ी आएगी, है ना? तो पानी कहीं भी बरसे वो नदियों के माध्यम से पहुंचेगा जरूर बिहार और बंगाल में, इसीलिए बिहार और बंगाल में बाढ़ आती है। खैर, जो कहानी हम आपको सुना रहे थे उसी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें कुछ जानना है। और मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में यह कहानी बताई थी कि असम से ब्रह्मपुत्र आती है, बांग्लादेश में जमुना बन जाती है, और बांग्लादेश में वो जमुना बनने के बाद फिर आगे की तरफ बहती है ना? तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट आपको याद होगा कल वाली क्लास का। फिलहाल आज मैं ब्रह्मपुत्र के आपको 5 नाम बता देता हूं।
पूछा यह जाता है कि ब्रह्मपुत्र को कौन सी जगह पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी यही एक बात है कि इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांगयंगडंग। ठीक है, चेमांगयंगडंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये लगभग 3100 किलोमीटर लंबी नदी है, 3100। और ये 3100 किलोमीटर लंबी नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन समझिएगा पहले, भारत में बहने वाली या भारत से होके बहने वाली। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि एक हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और तमिलनाडु में खत्म हो जाता है, तो ये हाईवे भारत के अंदर ही है ना, तो ये भारत में है। अब अगर कोई ऐसा हाईवे हो जो म्यांमार से शुरू होता हो और खत्म होता हो अफगानिस्तान में, तो वो भारत से होकर गुजरने वाला। तो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत में बहने वाली यानी भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा। दोनों के नाम क्लियर रखिएगा। अब मैं आपको यहां पे चेमांगयंगडंग के बात बताता हूं। चाइना में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, चाइना यानी कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं यरलंग ज़ेंगबो। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा यार, ये क्या ही अजीब नाम है, यरलंग ज़ेंगबो। फिर दूसरा है तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे कहा जाता है सेंगपो। तो ये हो गया सेंगपो। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो ये नदी बहती है इसका नाम है दिहांग। ठीक है, अरुणाचल में इसका नाम दिहांग रहता है। फिर उसके बाद ये घुसती है असम में, और जब ये नदी असम पहुंच जाती है, सदिया नाम की एक जगह है वहां से, तो असम में इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। सेम नदी है, इसके अलग अलग नाम है। और फिर उसके बाद जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां इसका नाम जमुना हो जाता है। अब याद रखिए, जमुना और यमुना दो अलग अलग नेम है। तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। एक ही नदी, लेकिन इस एक ही नदी के कितने सारे नाम। क्लियर हुआ ना डियर? तो जमुना ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। यमुना यमुनोत्री से निकल करके और दिल्ली और आगरा के किनारे से बहते हुए जाकर मिल जाती है हमारे गंगा नदी में प्रयागराज पर। तो गंगा की सहायक यमुना अलग है और फिर ये जमुना अलग है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो एक ही नदी के 5 नाम हैं और एक ही नदी के अलग अलग जगह पर 5 नाम यहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से दिए हुए हैं। यहाँ के लोगों ने इसे ऐसा नाम दिया। अब खुद ही सोचिए, चाइना में कोई हिंदू तो रहता नहीं है, तो वो इस तरह का नाम रख नहीं सकता ब्रह्मपुत्र। स्वाभाविक बात है ना। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जैसे नाम है, सियांग जैसे नाम है, सुबानसिरी है, धनसिरी है। तो ये धनसिरी, सुबानसिरी ना, सियांग, दिहांग, दिबांग, इन सब के नाम आपको वही मिलते हैं, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थोड़े से तिब्बत अरुणाचल के नाम हैं। तो नाम वहां के लोकेलिटी के हिसाब से रखे जाते हैं। अब एक और बात, जो लोग लोकल हैं उन लोगों ने नाम रखा, उन्हीं लोकल लोगों के नाम हमने भी अपनी किताब में लिखे। अब स्वाभाविक है कि अगर मेरे माताजी और पिताजी मुझे नवदीप कहते हैं और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में यदि मेरे बारे में लिखेगा
तो मेरा नाम नवदीप की जगह कुछ और लिख तो नहीं देगा ना। स्वाभाविक है कि वो मेरा नाम वही लिखेगा जो मेरा नाम मेरे माताजी और पिताजी ने रखा है। अब मैं अमेरिका में किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ होता तो क्या मेरा नाम कभी नवदीप सिंह होता? या मैं चाइना में पैदा हुआ होता तो पता नहीं मेरा नाम शू शीचू ऐसा कुछ नाम होता। तो स्वाभाविक है कि लोकेलिटी के हिसाब से नाम पड़ते हैं नदियों के। नाम कभी भी इस हिसाब से नहीं पड़ते जिस हिसाब से आप सोचते हो कि किसने रखे होंगे। किसी ने रखा नहीं है, हमें तो बस पता चला है कि ये नाम है इसका। हमने कभी नहीं सोचा कि किसी नदी का, आज तक किसी नदी का नाम किसी ने नहीं रखा। उस नदी का नाम केवल हमें पता चला है कि हाँ इसको ये कहते हैं। कौन कहता आया है आप पता लगा लो, नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि सदियों से, सहस्त्र युगों से उसे कहा जाता रहा है, लोग सुनते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से एक बार नजर मार लीजिए, और ये जो नजर मैं आपको मारने को कह रहा हूं ये आप है ना नजर मारिए, आंख मत मारिएगा, नजर मारनी है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकल रही है? देखिए मानसरोवर की झील के पास से निकलती है, चेमांगयांगडंग से। एक छोटी सी जगह और है जिसको कहते हैं अंगशाई। तो अंगसाई ग्लेशियर नाम की भी एक जगह है। तो एक तरफ है अंगसाई ग्लेशियर और एक तरफ है ये चेमांगयांगडंग। आगे की तरफ बढ़ी वैसे ही जैसे अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं। फिर ये आगे की तरफ यरलंग ज़ैंगबो। अब ये देखिए ये अचानक से यू टर्न मारती है, ये मतलब बह रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, अचानक ये पश्चिम से पूर्व बहने लग जाती है, उल्टा। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से पहाड़ हैं यहाँ पे जहां से यू टर्न लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो भारत और चीन दोनों के मिला के पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों को कहा जाता है नामचा बारवा। इन्हें ही नामचा बारवा कहा जाता है। ये बाखा नहीं, ये बारवा है। अब नामचा बारवा से इसने मार लिया यू टर्न, यू टर्न मार के अब ये पश्चिम की ओर बहने लग गई। पश्चिम की ओर बहते हुए देखिए अरुणाचल प्रदेश में घुसी। अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो ये किस ओर बह रही है, ये आप देखिए सीधे साउथ की ओर बह रही है। यू टर्न मारा इसने थोड़ा सा, और यू टर्न मारने के बाद साउथ की तरफ बहना शुरू हुई। साउथ की तरफ बहते बहते पीछे से आती है लोहित, जो निकलती है चाइना की तरफ से, और उसके बाद एंट्री करती है भारत में। जैसे ही लोहित इसमें मिलती है तो ये जो साउथ की तरफ जा रही होती है 90 डिग्री इधर घूम जाती है। ये देखो लोहित के फ्लो में मिल गई ये आगे की तरफ, और यहीं पर ये असम में घुसती है। असम में जिस जगह से घुसती है उसका नाम है सदिया, और फिर असम से होते हुए ये देखिए यहां जमुना है। ये तो एक जगह है जहां से यू टर्न मारती है, ये यू टर्न नहीं 90 डिग्री की पश्चिम की तरफ बहते हुए अचानक साउथ की तरफ, इस जगह को कहा जाता है धुबरी। ये असम की वो जगह है जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी साउथ की तरफ घुस जाती है। तो सबको क्लियर हुआ दोस्तों कितनी बड़ी जर्नी है इस नदी की, अपने आप में बड़ी कमाल की जर्नी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी दो सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित। जब दिबांग और लोहित इसमें मिल जाती हैं तो फिर हम इसको ब्रह्मपुत्र मानते हैं। उसके पहले इसको दिहांग कहते हैं। तो ये जो यू टर्न मार रही है ना, ये यू टर्न में यहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। जैसे इसमें लोहित मिली, लोहित मिलने के बाद फिर ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, और लोहित मिलती ही वही असम के बॉर्डर पर है। अब मैं एक बात और बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सहायक, सहायक नदियां। अब इसकी बाईं दाईं सहायक याद करने की आवश्यकता नहीं है, कारण बता देता हूं। इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूटरी के बारे में ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ट्रिब्यूटरी जो है, ट्रिब्यूटरी में एक नदी है तीस्ता। बहुत तेज फ्लो है भाई इस नदी का, तीस्ता नदी। इसकी एक खास बात बताता हूं। पहले तीस्ता नदी मिला करती थी जा करके गंगा में, और अब देखो ध्यान से, है ना, यहां पे मैप के माध्यम से देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
ये आप देखो तीस्ता सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से निकलते हुए ये नदी जा करके और ब्रह्मपुत्र में धुबरी के पास ही मिल जाती है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो यहां से निकली तीस्ता नदी और ये चली गई और सीधे जाकर के मिल गई बांग्लादेश वाले बॉर्डर एरिया पर ही ब्रह्मपुत्र के साथ। लेकिन जानते हो इसके साथ क्या था? इसके साथ एक पॉइंट था जो आपको समझना पड़ेगा। 18वीं शताब्दी तक इस नदी का फ्लो वास्तव में इधर हुआ करता था। ये नदी ऐसे आती थी इधर की तरफ, तो इस नदी का ये फ्लो मोड़ दिया गया और इस फ्लो को मोड़ के नदी को दूसरी तरफ ऑल द वे अंग्रेजों ने किया था ये काम। और अंग्रेजों ने तीस्ता नदी को मोड़ के और जाके जमुना में मिलवा दिया। उसके पीछे वजह बताऊं, अंग्रेज लोग व्यापार किया करते थे कोलकाता से और यहां आसपास के एरिया से। अब कोलकाता और आसपास के एरिया में जब बार बार बाढ़ ही आती रहेगी तीस्ता से, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? तो अंग्रेजों ने 18वीं सदी में इसके मोड़ को ही ब्रह्मपुत्र में मिला दिया। तो पहले ये गंगा में मिलती थी और अब ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ये अंग्रेजों का किया धरा है। तो है ना, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी। बस इतना ही लिख देता हूं, पहले गंगा की सहायक थी। was once a tributary of गंगा। क्लियर? अब देखो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट आपको समझना है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तीस्ता के अलावा एक नदी है जिसका नाम है लोहित, एक नदी है जिसका नाम है मानस, एक नदी है जिसका नाम है कामेंग, एक नदी है जिसका नाम है सियांग। सियांग के अलावा एक और नदी है जिसका नाम है दिबांग। दिबांग है ही। फिर उसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है धनसिरी। धनसिरी। फिर एक और नदी है जिसका नाम है सुबानसिरी। तो ये हो गई सुबानसिरी। और इसके अलावा आप कोई और नदी बचती है? धनसिरी हो गई, सुबानसिरी हो गई, और क्या बचता है यहां पर? धनसिरी नागालैंड की तरफ से, कामेंग हो गई। मानस नदी के बारे में नहीं लिखा है ना, तो ये मानस, अच्छा लिख दिया है, मानस के बारे में भी लिख दिया है। बस, तो अब लगभग नदियां पूरी हो गई। तो ये सब असम से नहीं है, इनके सबके आपको लोकेशन याद करने की आवश्यकता नहीं। कितना पढ़ोगे भाई? क्या सिर्फ रिवर सिस्टम ही है ज्योग्राफी में? बिल्कुल नहीं। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी आपके एग्जाम में कि धनसिरी नदी कहां से निकलती है। आती नागालैंड से है, नागा हिल्स की तरफ से। आप जानने को जान लो, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें से कौन सी है, ऐसा पूछा जा सकता है। और बराक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बराक वो है जो मेघना बन जाती है। बराक का नाम सुरमा है, सुरमा या बराक, वो मेघना बन जाती है बांग्लादेश में जाके। लेकिन एक बात और बताऊं, जो पॉइंट आपको समझना है वो क्या है, ध्यान से सुनना और ध्यान रखना भी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक खास बात है, इस पर बना हुआ एक नदी द्वीप जिसको कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। अगर हम कहते हैं नदी द्वीप तो इसका मतलब यह है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं रिवराइन आइलैंड की। और ये जो रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप जिसे कहते हैं, ये नदी द्वीप किस नाम से है? इसका नाम है मजुली। आपको पता है जब असम में ये नदी ब्रह्मपुत्र पहुंचती है तो असम में लगभग 900 किलोमीटर बहती है ये नदी। 900 किलोमीटर है असम में। 900 किलोमीटर जब ये असम के बीचों बीच पहुंचती है ना, तो 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है।
मतलब आप सोचो 16 किलोमीटर वाइड, 16 किलोमीटर चौड़ी है ये नदी। अब स्वाभाविक है कि बीच में कोई ना कोई आइलैंड बच ही जाएगा जिसके दोनों तरफ से नदी बह रही होगी। तो एक द्वीप है रिवराइन आइलैंड, जिसे कहा जाता है मजुली आइलैंड, मजुली आइलैंड। और ये भी याद रखिएगा कि ये रिवराइन आइलैंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजुली द्वीप कहते हैं इसे, और ये माजुली अथवा इसे मजूली भी कहा जाता है। मजुली द्वीप जान तो गए ही हो, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। असम सरकार ने 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया था, है ना। तो असम में है और असम में ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ये एक जिला है, 2016 में इसको जिला घोषित किया था। तो मजुली इंपॉर्टेंट है, बाकी अलग है। तो इतनी कहानी जो है, इतनी कहानी हम लोगों ने जानी। अब हमें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ना है। देखिए लगभग 4 क्लासें, 4 घंटे में हमने क्या कवर किया है? 4 घंटे में हमने कवर किया है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को। आप खुद ही सोचिए कि क्या 4 घंटे तक आपने कभी इतने नदियों को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है क्या? अभी नहीं, कभी नहीं पढ़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। अभी एक हम क्लास रखेंगे, या तो कल रखेंगे या तो परसों रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखेंगे। और उस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली और पश्चिम की तरफ बहने वाली सभी प्रायद्वीपीय नदियां, दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ऋषिकुल्य नदी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, नर्मदा, ताप्ती, है ना, साबरमती, माही, श्रावती, वराही, इन सब नदियों के बारे में भी पढ़ना बाकी है। तो हम बहुत बड़ा सा लेक्चर अभी रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखेंगे। सैटरडे को इसलिए रखेंगे डियर, क्योंकि सैटरडे को, या मैं देख लेता हूं कल या फिर सैटरडे दोनों मिला करके एक लेक्चर रख लिया जाएगा, कुछ ना कुछ मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए किसी ना किसी तरह से हम मैनेज करेंगे, कल आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे इस चीज की। चलो बिल्कुल नोट्स बनाओ और रिवीजन करो राजेश, इतना पर्याप्त है दोस्त। हाँ 11 बजे कल होगी क्लास, एक ही क्लास बची है उसमें मिनरल्स की, तो वो होगी। थैंक यू अनुराग जी। पॉलिटी का क्या हो गया? प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट कर दीजिए। हम प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ पीडीएफ दे देंगे, लगभग कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, कुछ हिंदी क्वेश्चंस होंगे, तो उन पीडीएफ्स को आप करते रहिएगा। बुक सजेस्ट करना है तो किरण की बुक ले लीजिए, किरण की बुक बढ़िया रहती है प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी रहती है। सनी कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र से फ्लड क्यों आता है? ब्रह्मपुत्र से फ्लड इसलिए आता है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है तो फ्लड आ जाता है। मतलब अब आपके सवाल का जवाब यही होगा, फ्लड क्यों आता है यार? मेरा नाम नवदीप क्यों रखा गया? तो मैं क्या बताऊं, मैं मार्च में ही क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मेरे पिताजी की शादी ही मई में हुई थी, तो मैं मार्च में ही पैदा होना था। मैं क्या बोलूं यार भाई, इनके तो रीजन ही नहीं हो सकते ना। कुछ ज्योग्राफिकल कुछ होता है तो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल है डियर। ठीक है, मेरी पॉलिटी की कोई क्लास नहीं होती, मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ाता। सिर्फ एक बैच है जिसमें मैंने पढ़ाया था, वो बैच स्पेशल था, वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम बैच था, इसलिए उसमें पढ़ाया था मैंने। अभिषेक का एक क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन के बारे में बताइए, व्हाई इट्स गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। देखिए गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, पहली बात तो वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उसे कहें तो राष्ट्रीय जलीय पशु है। और दूसरी बात यह है कि डॉल्फिन के रहने के लिए जितना बढ़िया, जैसे एरावडी डॉल्फिन होती है, एरावडी डॉल्फिन एवं अन्य डॉल्फिन्स जो हैं, उनके रहने के लिए जितना बढ़िया पानी का पीएच लेवल चाहिए, पानी का शुद्धता का लेवल चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
प्लस डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अब धीरे धीरे हमने कोशिशें करनी शुरू की हैं। कोई भी चीज जो इस दुनिया में संरक्षित नहीं की जाएगी धीरे धीरे गायब होती जाएगी, और जितनी ज्यादा रेयर होगी लोग उसे उतना ही फोकस करते हैं। ये एक बहुत ही रीजन है। ठीक है सुमन, बस हमारी पढ़ाई करिए जितना हम पढ़ा रहे हैं। इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड सुंदरबन को बोला जाता है। देखो मैं रिवराइन आइलैंड की बात कर रहा हूं डियर, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप। मैंने सबसे बड़ा द्वीप नहीं कहा, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा है। नदी में जो द्वीप हो वो। हाँ नंदिनी, उसी की वजह से आते हैं फ्लड। सिमरन बस इतना करते रहिए, आपके लिए पर्याप्त है। हाँ एसएससी सीजीएल में एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है समाधान के नाम से, वो मेरा है। उसमें मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। आप चाहें तो समाधान बैच को ले सकते हैं। वो 272 या 280 रुपए का बैच होगा, पर वो फ्री नहीं होगा दोस्त। वो उसको आपको 272 280 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये मैंने ही जानबूझ के इतना कम रखा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको कुछ तो मुझे भी देना पड़ेगा ताकि आपका भी मन लगे कि हाँ भाई पैसे दिए इसको पढ़ने के लिए। और दूसरा ये है कि जो एक किताब का प्राइस होता है उससे कम में मैंने 4 वीडियो कोर्सेज दिए हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट के। हालांकि मैंने अपनी वर्थ को बहुत कम आंका है, पर फिर भी वो समाधान में आपको है। कुमाऊं रेंज है देव मौर्य। ठीक है अनुराग जी, मैं दिखवा लूंगा, एक बार पूछ लेते हैं। राखी नहीं नहीं, क्यों गुस्सा हूंगा मैं आपसे। देयर इज डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र 2 अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट। मैंने बोला है ना कि डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन हर जगह है बट वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आरपीएफएसआई में लगभग क्रिस्टोफर मान के चलो कि नगण्य है, नगण्य बिल्कुल नहीं पूछी जाती। गंडक को इंडिया में नारायणी कहाँ बोला जाता है, प्लीज रिप्लाई। अरे गंडक को इंडिया में नारायणी नहीं बोलते, नेपाल में नारायणी बोलते हैं बाबू। लिखा भी है, फिर भी उसके बाद आप तो हमारा गला उतार लोगे। एनवीएस के लिए बिल्कुल ये क्लास है। एनवीएस, एसएससी, रेलवे, सब लोग ये ज्योग्राफी पढ़ने डियर। ज्योग्राफी एक ही है। अब ये बताइए मजूली आइलैंड के बारे में एनवीएस अलग क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, वो भी तो सेम ही क्वेश्चन पूछेगा ना। हाँ जब हम आपको हमारी सारी नदियों के बारे में बता देंगे तो इन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे चेनाब किसकी सहायक है, तो इसका आंसर बी दिया हुआ है। फिर इनमें से कौन सी नदी जो है एंटीसीडेंट है, तो ये देखिए आंसर सी लिखा हुआ है। ये मतलब एक क्वेश्चन और उसके स्लाइड में दूसरे में आंसर, फिर क्वेश्चन दूसरे में आंसर, फिर क्वेश्चन दूसरे में आंसर। ऐसे मैं हमेशा करता हूँ। ये लगभग 25-30 क्वेश्चन होते हैं, इनको आप हल किया कीजिए। आप ही के पीडीएफ में रहते हैं, आप पीडीएफ को बस डाउनलोड करके देखो तो नीचे उसमें क्वेश्चन भी दिया रहता है। कम से कम 25-30 एमसीक्यूज होते हैं बाबू आप लोगों के लिए। चलिए ओनली क्वेश्चन का पीडीएफ कल दे देंगे पक्का। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ दे देंगे ओनली जिसमें क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाली डाउनलोड करके देख लेना, हिंदी वाले हिंदी वाली डाउनलोड करके देख लेना। देखो कोई भी एग्जाम हो, मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों के स्तर पर लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है। लूसेंट से पढ़ लीजिए, और या फिर हमारे पवन सर की किताब है, हमारे और भी जो अन्य फैकल्टी, मेरे ख्याल से पवन सर के अलावा और किसी की किताब नहीं है जीके जीएस पर। मैंने निकाली नहीं, अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं है किताब निकालने का। अब किताब लिखना बहुत बड़ा काम होता है यार, पीएचडी थोड़ी ना है ना। तो देखता हूं मैं, कभी लिखूंगा तो लिखूंगा। आलसी आदमी हूं यार मैं, थोड़ा शरीर पे फोकस कर रहा हूँ, बॉडी बनानी मुझे, 6 पैक एब्स। अब पवन सर बना नहीं रहे हैं 6 पैक एब्स, तो वो टाइम निकाल पाते हैं, मैं थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। प्रैक्टिस बुक किरण की ले लो, किरण की प्रैक्टिस बुक बेस्ट है। चलो हाँ जी थैंक यू। राखी मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, क्यों, किस बात पे गुस्सा होऊंगा, क्या हो गया गुस्सा होने जैसा, आपने कुछ किया है क्या ऐसा। पॉलिटी की मुझे नहीं पता कब से शुरू होगी डियर, आप अपने बैच में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके बैच का शेड्यूल देख लीजिएगा, वहां पे लिया रहता है। हाँ हाँ सब अच्छा है सूर्यकांत, करते रहो। चलो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा आपके अपने नवदीप सर को।